हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट सीरीज हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की कंप्लीट कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड सीरीज। तो सेकंड सीरीज में हम क्या करेंगे, वो रिसर्च एप्टीट्यूड के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च इज। रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑप्शन ए सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, बी सर्चिंग ए प्रॉब्लम, सी फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, डी आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। तो दोस्तों रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रिसर्च को करने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। ये जो आगे मेथड दिए गए हैं रिसर्च के, इनमें से कौन सा रिसर्च का मेथड नहीं है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, बी हिस्टोरिकल, सी सर्वे, डी फिलोसफिकल। तो दोस्तों हिस्टोरिकल, सर्वे और फिलोसफिकल तीनों के तीनों रिसर्च के मेथड होते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन होता है वो रिसर्च का मेथड नहीं होता। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है कि इनमें से जो ऑब्जर्वेशन है वो रिसर्च का मेथड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। रिसर्च को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑप्शन ए बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। रिसर्च की जो टाइप होती है बेसिक रिसर्च भी होती है, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, ये इसमें बोला गया है। बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। रिसर्च जो होती है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी होती है, इस तरह से भी रिसर्च को क्लासिफाई किया जा सकता है। सी फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इस तरह से भी रिसर्च को क्लासिफाई किया जा सकता है। डी ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये जो ऊपर तीनों की तीनों टाइप दी गई है, इस तरह से रिसर्च को क्लासिफाई किया जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, which of the sets of activities best indicate the cyclic nature of action research strategy। ये जो एक्टिविटी दी गई है एक्शन रिसर्च की जो साइक्लिक नेचर होती है उसको कैसे जो है ये इंडिकेट करती है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान और एक्ट, बी ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट और प्लान, सी एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, डी प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। तो दोस्तों जो एक्शन जो रिसर्च होती है उसके अंदर हम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, उसके अंदर हम करते हैं ऑप्शन डी वाली स्ट्रेटेजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम प्लान करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हम उसके ऊपर कार्य करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके ऑब्जर्व को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी। जो रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है रिसर्च एथिक्स से, वो रिसर्च एक्टिविटी के किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस, बी डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, सी डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, डी एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। तो दोस्तों ये होती है ऑप्शन डी में कि एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च रिपोर्टिंग होती है उसमें रिसर्च जो इथिक्स की जो प्रॉब्लम आती है वो देखी जाती है, वो इससे रिलेटेड है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन फाइनलाइजिंग ए थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। जब हम किसी भी थीसिस का जो है फाइनलाइज करते हैं, उसके फॉर्मेट को बनाते हैं, तो सप्लीमेंट्री पेजेस का पार्ट जो है कौन सा होता है। ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, बी टेबल ऑफ कंटेंट्स, सी कंक्लूजन्स ऑफ द स्टडी, डी बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। तो दोस्तों जो लिस्ट ऑफ टेबल और फिगर होती है ये सप्लीमेंट्री पार्ट का जो सप्लीमेंट्री पेजेस का एक पार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पिटेबल टू द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स। ऑप्शन ए इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक, बी फॉल्टी रिसर्च डिजाइन, सी चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, डी रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। तो दोस्तों जो संदेहात्मक जो चीज होती है रिसर्च एथिक्स में वो होती है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। जो लिस्ट यहाँ पे आगे दिखाई जाएगी उसमें से कौन से जो सीक्वेंस है रिसर्च के स्टेप्स की वो लॉजिकल है। तो दोस्तों ये जो है हमारी गिवन लिस्ट है। ऑप्शन ए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ एक्शन, डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, अराइविंग एट जर्नलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो ऑप्शन बी दोस्तों इन्हीं को घुमा फिरा के जो है दिया गया है, ऑप्शन सी और ये है ऑप्शन डी। तो दोस्तों इनमें से जो सीक्वेंस होगी रिसर्च स्टेप की वो होगी ऑप्शन सी। सबसे पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो लॉजिकल जब हम स्टेप लिखते हैं रिसर्च के तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उसके बाद रिसर्च डिजाइन का डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट फेज हमारा आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम डाटा का एनालिसिस करते हैं और जर्नलाइजेशन और कंक्लूजन को हम फॉर्मुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं रिसर्च के स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मे बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स के अंदर कौन सा जो फीचर है वो क्रिटिकल समझा जाता है। ऑप्शन ए डाटा कलेक्शन एंड स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, ऑप्शन बी सैम्पलिंग डिजाइन एंड प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक्स, ऑप्शन सी डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस, ऑप्शन डी डाटा गैदरिंग टू टेक विद बॉटम अप सिस्टमैटिक एविडेंस। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस। हम डाटा की कलेक्शन करते हैं, डाटा को हम कलेक्ट करते इकट्ठा करते हैं बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस का यूज करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। रिसर्च इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव एंड मिड डे मील इंटरवेंशंस, व्हिच रिसर्च मेथड विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। एक जो रिसर्चर है वो क्या चाहता है कि कुछ फैक्टर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्ट करना चाहता है, देखना चाहता है, सर्च करना चाहता है वो कि जो मिड डे मील है वो किस प्रकार से जो है इफेक्टिवनेस है उसकी है या नहीं है। तो किस प्रकार की रिसर्च जो मेथड इसके लिए ठीक रहेगा। ऑप्शन है हिस्टोरिकल मेथड, बी डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, सी एक्सपेरिमेंटल मेथड, डी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। सो इसका आंसर है डी, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है इसके लिए सही रहेगा। करेक्ट आंसर हमारा है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। जब हम किसी भी रिसर्च को लिखते हैं या कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं या कोई भी प्रेजेंट करने के लिए पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर जब रेफरेंस हम लिखते हैं तो एपीए स्टाइल फॉर्मेट मतलब कैसी होती है। ऑप्शन ए इटैलिसाइज्ड टाइटल ऑफ शॉर्टर वर्ड्स सच एज जर्नल आर्टिकल और ऐसे, बी इनवर्ट ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट, सी italicized title of longer word such as books and journals, ऑप्शन डी अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट। तो दोस्तों जब हम एपीए स्टाइल के अंदर लिखते हैं तो हम किन किन चीजों को फॉलो करते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इन चारों में से छांटने हैं हमारे को। तो वो कौन से होते हैं। ऑप्शन ए 1 या 2, बी इनमें से 2, 3 और 4 कौन सा है, सी 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 ये सभी। तो दोस्तों ये कोड दिया गया है। जब आप किसी भी रिसर्च पेपर को या रिसर्च आर्टिकल को या फिर आप अपने डिसर्टेशन या थीसिस को लिखते हैं तो रेफरेंसिंग स्टाइल फॉर्मेट जो है कैसे फॉलो करते हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इनकी 2, 3 और 4 जो है एपीए स्टाइल के अंडर आते हैं। यही एपीए फॉर्मेट होती है रेफरेंसेस को लिखने की। इनवर्ट ऑथर्स नेम, जो ऑथर का जो नेम है उसको हम इनवर्ट कर देते हैं, जो लास्ट नेम होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो टाइटल होता है वो जो लॉन्गर वर्ड्स का उसको हम इटैलाइज करते हैं कि इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे बोल्ड और इटैलिक होता है वैसे। और जो बुक है या जर्नल है उनके नाम को हम क्या कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट, और जो रेफरेंस की जो लिस्ट होती है उसको अल्फाबेटिकली राइट डाउन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज सेम एज इन। जो फॉर्मेट होती है थीसिस राइटिंग वो सेम होती है किसमें। ऑप्शन ए प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर या आर्टिकल, बी राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, सी रिसर्च डिसर्टेशन, डी प्रेजेंटिंग ए वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस और पेपर। तो दोस्तों जब हम थीसिस राइटिंग करते हैं उसकी फॉर्मेट सेम होती है रिसर्च और डिसर्टेशन के। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जब हम कोई भी डिसर्टेशन और रिसर्च डिसर्टेशन बनाते हैं
वो थीसिस के सेम ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च। किसी भी रिसर्च को करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट जो होती है मैंडेटरी होती है और इनिशियल होती है। ऑप्शन ए डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन डेवलप करना। बी फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना। सी डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसेस, डाटा का एनालिसिस का जो प्रोसीजर है उसके बारे में डिसाइड करना। डी फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, और एक रिसर्च हाइपोथेसिस बनाना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले हम रिसर्च क्वेश्चन जो है फॉर्मुलेट करेंगे, यानी कि हम एक प्रॉब्लम लेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हमें काम करना है, तो उसी को बोलते हैं रिसर्च क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। जीन पियाजे गेव ए थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी ऑफ ह्यूमन बेस्ड, जो ह्यूमन के ऊपर बेस्ड थी, ऑन हिज। ऑप्शन ए फंडामेंटल रिसर्च, बी अप्लाइड रिसर्च, सी एक्शन रिसर्च, डी इवोल्यूशन रिसर्च। तो दोस्तों जो जीन पियाजे ने जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी वो थी बेस्ड फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सैम्पलिंग केसेस में, सैम्पलिंग केसेस का अर्थ क्या होता है। सैम्पलिंग यूजिंग ए सैम्पलिंग फ्रेम, बी आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर स्टेबल फॉर रिसर्च, सी लिटरली द रिसर्चर ब्रीफ केस, डी सैम्पलिंग ऑफ पीपल न्यूज़पेपर टेलीविजन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। तो जो सैम्पलिंग केसेस का जो मीनिंग होता है सैम्पलिंग ऑफ पीपल न्यूज़पेपर टेलीविजन प्रोग्राम एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन उसको कहते हैं पैरामीटर। व्हाइल द कोरस्पॉन्डिंग सैंपल इन्फॉर्मेशन, तो उसी प्रकार से जो कोरस्पॉन्डिंग सैंपल इन्फॉर्मेशन उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए यूनिवर्स, बी इन्फेरेंस, सी सैम्पलिंग डिजाइन, डी स्टैटिक्स। तो दोस्तों जो सैंपल की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इन सैम्पलिंग द लोटरी मेथड इज यूज्ड फॉर। सैम्पलिंग के अंदर लोटरी मेथड यूज किया जाता है किस लिए। ऑप्शन ए इंटरप्रिटेशन के लिए, बी थ्योराइजेशन के लिए, सी कंसेप्चुअलाइजेशन के लिए, डी रैंडमाइजेशन के लिए। तो दोस्तों जब हम लोटरी मेथड का यूज करते हैं तो हम करते हैं रैंडमाइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीट्रिक टेस्ट। इनमें से कौन सा जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है। ऑप्शन ए टी टेस्ट, बी साइन टेस्ट, सी का स्क्वायर टेस्ट, डी रन टेस्ट। तो दोस्तों जो टी टेस्ट है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। इफ वर्किंग हाइपोथेसिस इज, वर्किंग हाइपोथेसिस कौन सी होती है। ऑप्शन ए प्रोवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गुमेंट, बी नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, सी ए प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, डी ए साइंटिफिक थ्योरी। तो जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है वो होती है प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। द लिमिटेशन ऑफ ए रिसर्च वर्कशॉप आर। जो लिमिटेशन होती है रिसर्च वर्कशॉप की वो है। ऑप्शन ए नीड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, बी एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकलिटी, सी नीड ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च मटेरियल, डी ऑल ऑफ दी अबो। तो दोस्तों जो लिमिटेशन होती है रिसर्च वर्कशॉप की वो होती है ऑल ऑफ दी अबो, कि उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा एम्फेसिस दिया जाता है प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, और स्पेसिफिक रिसर्च मटेरियल की ज़्यादा जरूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।